नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात पूना महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। सुबह के यही कोई 10 बजे पूना के थाना येरवाड़ा के सीनियर इंस्पेक्टर संजय पाटिल को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि पूना नगर रोड पर स्थित घोरपड़ी ईयर खराड़ी गांव के पास तेल निकालने वाली मशीन के पीछे एक लाल रंग का बड़ा सा लावारिस बैग पड़ा है। बैग एकदम नया है और काफी महंगा है। उसमें ताला लगा है। बैग जहां पड़ा है वो वहां रखा नहीं गया, बल्कि फेंका गया है। उसमें लाश है या कोई गैर कानूनी सामान, ये बात खोलने पर ही पता चल सकती है। मामला गंभीर था, इसलिए सीनियर इंस्पेक्टर संजय पाटिल ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर से ये सूचना दर्ज कराई और तुरंत इसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दी। इसके बाद वो अपने जूनियर्स को लेकर घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। चूंकि बैग लावारिस पड़ा था, इसलिए उस पे बम होने की भी संभावना थी। इस संभावना को देखते हुए इंस्पेक्टर संजय पाटिल ने बम निरोधक दस्ते को भी इसकी सूचना दे दी। उनके इसी सूचना पर बम निरोधक दस्ते की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई। बॉम्ब स्क्वाड टीम ने जांच करके बताया कि बैग में किसी तरह की विस्फोटक सामग्री नहीं है। तो सीनियर इंस्पेक्टर संजय पाटिल ने ताला तुड़वाकर बैग खुलवाया। बैग खोला गया तो पता चला कि उसमें लाश रखी है। लाश किसी लड़की की है, जिसे बड़ी बेरहमी से बैग में ठूस कर रखा गया था। उन्होंने फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाकर लाश बाहर निकलवाई। मृतका की उम्र 24-25 साल रही होगी। मृतका काफी खूबसूरत थी। पहनावे और शकल सूरत से वो ठीक ठाक घर की लग रही थी। उसके गले पर बाईं ओर नाखून के गहरे निशान थे, जिससे अंदाजा लगाया गया कि मृतका की हत्या गला दबाकर की गई थी। वो काले रंग का ट्राउजर और हरे सफेद रंग की टी शर्ट पहनी थी। बैग यहाँ बाहर से लाकर फेंका गया था, इसलिए मृतका की शिनाख्त होनी मुश्किल थी। लेकिन पुलिस को तो अपनी कार्रवाई करनी ही थी। लाश की फोटो वगैरह कराने के बाद पुलिस ने वहां एकत्र लोगों से मृतका की शिनाख्त कराने की कोशिश की। आखिर पुलिस का शक सच साबित हुआ। वहां पर लोगों ने उसे नहीं पहचाना। इसका मतलब था कि मृतका वहां की रहने वाली नहीं थी। इससे साफ हो गया कि लाश कहीं बाहर से लाकर यहाँ पर फेंकी गई थी। लाश के कपड़े या बैग से पुलिस को कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कि लाश की पहचान हो पाती। लाश की पहचान नहीं हो सकी तो पुलिस आगे की कार्रवाई करने लगी। सीनियर इंस्पेक्टर संजय पाटिल सहायकों की मदद से लाश का पंचनामा तैयार करवा रहे थे कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनोज पाटिल, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्याम मोहिते और राजन भोसले भी घटनास्थल पर आ पहुंचे। इन अधिकारियों ने भी घटनास्थल और लाश का मुआयना किया। लाश और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनोज पाटिल और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्याम मोहिते सीनियर इंस्पेक्टर राजन भोसले संजय पाटिल को दिशा निर्देश देकर चले गए। इसके बाद घटनास्थल की औपचारिकताएं पूरी करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए पूना के सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया। थाने लौटकर राजन भोसले ने हत्या का मामला दर्ज करा दिया और इस मामले की जांच अपने सहायक इंस्पेक्टर विलास सोडे को सौंप दी। ये 28 जून की बात है। सहायक इंस्पेक्टर विलास सोडे की जांच तब तक आगे नहीं बढ़ सकती थी जब तक मृतका की शिनाख्त न हो पाती। इसके लिए उन्होंने मृतका का हुलिया बताकर पूना शहर के सभी थानों को सूचना दे दी कि अगर इस हुलिये की किसी भी लड़की की गुमशुदगी दर्ज हो तो तुरंत उन्हें सूचना दे। इसके अलावा उन्होंने मुखबिरों को भी सतर्क कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि किसी न किसी थाने से उन्हें मृतका के बारे में कोई ना कोई जानकारी मिल ही जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुखबिरों से भी मृतका के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। इस स्थिति में उनके लिए ये मामला सिरदर्द बन गया था। अगला दिन बीत गया और मृतका के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। तो इंस्पेक्टर विलास सोडे ने पैम्पलेट और सोशल मीडिया की हेल्प लेने का विचार किया। उन्होंने मृतका की शिनाख्त के लिए उसकी लाश के फोटो के पैम्पलेट छपवाकर पूना शहर के हर गली मोहल्ले में चस्पा करवा दिए। इसके अलावा पूना, मुंबई, अहमदाबाद के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के साथ ट्रेनों और बसों में भी चस्पा करवा दिए। पैम्पलेट के अलावा उन्होंने सोशल मीडिया के फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी मृतका का फोटो डलवाकर लोगों से शिनाख्त की अपील की। उनका मानना था कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर
मृतका की जान पहचान का कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। किसी भी तरह उसकी शिनाख्त हो जाए तो उन्हें मामले को सुलझाने में देरी नहीं लगेगी। और फिर हुआ भी वही। व्हाट्सएप के जरिए मृतका की शिनाख्त हो गई तो हत्यारा भी पकड़ में आ गया। मृतका की पहचान अनुराधा प्रशांत सूर्यवंशी के रूप में हुई। वो पूना के जिस शोरूम में नौकरी करती थी, उसी शोरूम में नौकरी करने वाले किसी कर्मचारी ने जब व्हाट्सएप पर अनुराधा की लाश की फोटो देखी तो वो हैरान रह गया। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके पति ने तो बताया था कि अनुराधा की बहन की तबीयत खराब है, इसलिए वो गांव गई है। उसी कर्मचारी की पत्नी अनुराधा की अच्छी सहेलियों में थी, इसलिए उसने वो फोटो अपनी पत्नी को दिखाई। जब उसकी पत्नी ने कहा कि ये फोटो अनुराधा का है, तब कहीं जाकर उसे विश्वास हुआ। फोटो के साथ शिनाख्त की अपील की गई थी, इसलिए पति पत्नी ने देर किए बिना पूना के थाना लश्कर से संपर्क करके पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसी जानकारी में उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि अनुराधा का बकाया वेतन लेने के लिए एक आदमी आज शोरूम पर आने वाला है। पुलिस के लिए ये बहुत अहम जानकारी थी, क्योंकि जो आदमी वेतन लेने के लिए आने वाला था उससे कुछ सुराग मिल सकता था। इसलिए पुलिस उसे पकड़ने के लिए शोरूम पर पहुंच गई। इसके बाद जैसे ही वो आदमी शोरूम पर आया, शोरूम के कर्मचारियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लश्कर पुलिस ने उसे येरवड़ा पुलिस के इंस्पेक्टर विलास सोड़े को सौंप दिया। पूछताछ में उस आदमी ने अपना नाम महेश बताया। वो अनुराधा के पति प्रशांत सूर्यवंशी रंगोजी का दोस्त था। प्रशांत ने ही उसे अनुराधा का बकाया वेतन लेने के लिए वहां भेजा था। पुलिस को उससे प्रशांत का पता और फोन नंबर दोनों मिल गए, लेकिन जब पुलिस महेश को लेकर प्रशांत के घर पहुंची तो वो घर पर नहीं मिला। दरअसल प्रशांत को महेश के पकड़े जाने की जानकारी हो गई थी। वो समझ गया था कि अब पुलिस उसे भी पकड़ लेगी, इसलिए वो पुलिस से बचने का रास्ता खोजने लगा था। उसका एक रिश्तेदार ट्रक चलाता था। वो ट्रक लेकर अन्य शहरों में आता जाता रहता था। प्रशांत अपने उसी रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका वो रिश्तेदार ट्रक लेकर गुजरात के बड़ौदा शहर जा रहा है। पुलिस से बचने के लिए प्रशांत घूमने के बहाने उसके ट्रक पर सवार हो गया और उसके साथ बड़ौदा चला गया। इंस्पेक्टर विलास सोड़े ने महेश रंगोजी को साथ लेकर प्रशांत की तलाश शुरू कर दी तो उन्हें रिश्तेदार के साथ ट्रक पर उसके बड़ौदा जाने की जानकारी मिल गई। पता करते हुए विलास सोड़े उस ट्रांसपोर्ट कंपनी पहुंच गए जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी का वो ट्रक था। वहां से उन्हें पता चला कि जिस ट्रक से प्रशांत बड़ौदा जा रहा है वो ट्रक नासिक से आगे निकल चुका है। पुलिस ट्रक का नंबर और वहां का पता लेकर चल पड़ी, जहां बड़ौदा में उस ट्रक को माल पहुंचाना था। 6 जुलाई को बड़ौदा में जब ट्रक से माल उतारा जा रहा था, तभी इंस्पेक्टर विलास सोड़े अपने सहायकों के साथ वहां पहुंच गए और प्रशांत सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया। प्रशांत को पूना के थाना येरवड़ा लाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अनुराधा की हत्या का अपराध बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया। प्रशांत ने उसकी हत्या की जो कहानी सुनाई वो एक महत्वाकांक्षी पत्नी और जिद से दुखी पति के हत्यारे बनने की थी। 23 साल का प्रशांत सूर्यवंशी महाराष्ट्र के जिला लातूर के गांव माकड़ीपुर के रहने वाले जीवन सूर्यवंशी का बेटा था। पिता गांव के सीधे साधे किसान थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसी वजह से वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका। सरकारी स्कूल से किसी तरह हायर सेकेंडरी करके पैसा कमाने के लिए वो तहसील निलंगा आकर टाटा डोकोमो कंपनी के ऑफिस के सामने एक गुमटी लेकर चाउमीन वगैरह बनाकर बेचने लगा था। यही प्रशांत की मुलाकात अनुराधा कुलकर्णी से हुई। अनुराधा टाटा डोकोमो कंपनी के ऑफिस में काम करती थी। प्रशांत वहां मोबाइल के लिए सिम खरीदने गया तो उसकी नजर अनुराधा पर पड़ी। पहली ही नजर में उसका दिल अनुराधा पर आ गया। अनुराधा जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा तेज तर्रार और व्यवहार कुशल थी। आंखें नचाने के साथ साथ कंधे उचका उचका कर उसका बात करना किसी भी पुरुष को आकर्षित कर सकता था। प्रशांत उसकी इसी अदा पर फिदा हो गया था। इसके बाद वो उसकी एक झलक पाने के लिए किसी न किसी बहाने टाटा डोकोमो कंपनी के ऑफिस में आने जाने लगा। 22 साल की अनुराधा कुलकर्णी निलंगा कस्बे की ही रहने वाली थी। उसके पिता अनिल कुलकर्णी की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। घर की सारी जिम्मेदारी मां के कंधे पर थी। परिवार में मां के अलावा एक बड़ी बहन थी
गरीबी की वजह से मात्र 9वीं पास करके अनुराधा टाटा डोकोमो कंपनी के इस ऑफिस में नौकरी करने लगी थी। अनुराधा भले ही छोटे घर की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। यही वजह थी कि जब उसने प्रशांत की आंखों में अपने लिए चाहत देखी, तो उसका भी झुकाव उसकी ओर हो गया। इस तरह चाहत दोनों ओर जाग उठी। प्रशांत उसे देखने के लिए उसके ऑफिस आता ही रहता था। अब अनुराधा भी जब तक उसे देखना लेती थी, उसे चैन नहीं मिलता था। प्रशांत का गठा शरीर, चौड़ा सीना और आकर्षक चेहरा उसे भा गया था। यही वजह थी कि अनुराधा भी स्वयं को रोक नहीं पाई और समय निकालकर प्रशांत की गुमटी पर आने जाने लगी। इसी आने जाने और मिलने जुलने में उनके प्यार का इजहार भी हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों शादी के बारे में सोचने लगे, लेकिन प्रशांत ने अनुराधा की माँ और बहन से शादी की बात की, तो अलग अलग जाति होने की वजह से दोनों ने ही अनुराधा की शादी उससे करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वे ब्राह्मण है, इसलिए अपनी बेटी की शादी किसी गैर जाति में नहीं कर सकती। प्रशांत के घर वाले भी इस शादी के लिए राजी नहीं थे। दोनों के परिवारों के विरोध के बावजूद अनुराधा और प्रशांत शादी की जिद पर अड़े रहे। इसलिए दोनों ने अपना अपना घर परिवार छोड़कर सिद्धेश्वर मंदिर में एक दूसरे के गले में जयमाला डालकर शादी कर ली। उनकी इस शादी से घर में ही नहीं, पूरे समाज में बवाल मच सकता था। इसलिए दोनों ने तय किया कि वे अब गांव में ना रहकर पूना जाकर रहेंगे। अनुराधा और प्रशांत पूना आ गए और हंसी खुशी से अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। उनके इस कदम से जाति बिरादरी पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन अनुराधा की माँ ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और इस तरह बीमार हुई कि 6 महीने बीतते बीतते उसकी मौत हो गई। पूना के घोरपड़ी जादव बस्ती में प्रशांत का दूर का एक रिश्तेदार रहता था। उसके माध्यम से प्रशांत को जादव बस्ती में किराए का एक मकान मिल गया था। उसी रिश्तेदार ने उसे नौकरी भी दिला दी थी। नौकरी भले ही टेम्परेरी थी, लेकिन एक सहारा तो मिल ही गया था। नौकरी भरोसेमंद नहीं थी, इसलिए समय निकालकर प्रशांत ऑटो चलाना सीखने लगा। ऑटो चलाना सीखकर प्रशांत ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, तो नौकरी छोड़ दी और किराए का ऑटो लेकर चलाने लगा। ऑटो की कमाई से घर चलाने में दिक्कत होने लगी, तो अनुराधा ने भी नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। दरअसल इसकी वजह ये थी कि जब प्रशांत की कमाई से घर के खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे थे, तो अनुराधा के शौक कैसे पूरे होते। अपने शौक पूरे करने के लिए ही अनुराधा नौकरी करना चाहती थी। प्रशांत को अनुराधा के नौकरी करने पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि शादी से पहले वो नौकरी कर ही रही थी। थोड़ी कोशिश के बाद अनुराधा को पूना कैंप के पास एक कपड़े की दुकान में सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसे क्लोजर सेंटर कैंप में बॉडी टॉक के शोरूम में ज्यादा वेतन और ज्यादा सुविधा की नौकरी मिल गई थी। प्रशांत ने सोचा था कि अनुराधा कमाएगी तो थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन वो अपनी कमाई का एक भी पैसा घर खर्च में नहीं खर्च करती थी। वो प्रशांत की कमाई से घर चलाती थी और अपनी कमाई सिर्फ अपने ऊपर खर्च करती थी। खैर, प्रशांत ने कभी उससे कुछ मांगा भी नहीं था। अनुराधा गर्भवती हुई तो प्रशांत बहुत खुश हुआ, लेकिन अनुराधा इस बात से परेशान हो उठी। वो बच्चे को जन्म देने के बजाय गर्भपात कराना चाहती थी। प्रशांत ने उसे बहुत समझाया कि ये उनके प्रेम की निशानी है, लेकिन अनुराधा नहीं मानी। वो बच्चा पैदा करके उसे पालने पोसने के झंझट में नहीं फंसना चाहती थी। उसे बच्चा बोझ लगता था। उसे ये भी लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद उसका क्रेज खत्म हो जाएगा। यही सब सोचकर अनुराधा ने बच्चे के पालन पोषण और घर खर्च का हवाला देकर प्रशांत पर ऐसा दबाव बनाया कि उसे झुकना पड़ा। इस तरह पति को राजी करके अनुराधा ने गर्भपात करवा दिया। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। गर्भपात करवाकर अनुराधा बहुत खुश थी। वो बच्चे के झंझट में फंसकर अपने सपनों को बिखरने नहीं देना चाहती थी। वो अपनी बॉडी और सुंदरता को कायम रखकर उसकी बदौलत ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। स्वयं को स्मार्ट दिखाने के लिए वो अपना पूरा वेतन अपने शरीर पर खर्चा कर रही थी। यही नहीं, बाजार में इलेक्ट्रॉनिक का जो भी नया सामान आता था, वो उससे इस तरह प्रभावित होती थी कि उसे खरीद कर लाने के लिए घर में रखा अच्छे से अच्छा सामान बदल देती थी, खासकर मोबाइल और टेलीविजन। प्रशांत उसकी इस आदत से काफी परेशान था, लेकिन वो अनुराधा को इतना प्यार करता था
कि कुछ कह नहीं पाता था। प्रशांत अनुराधा को अपने ऑटो से उसके शोरूम पर सुबह पहुंचाने जाता था और शाम को ले आता था। वो अपनी सारी कमाई भी उसी के हाथों में रख देता था। प्रशांत के इसी प्यार की नींव तब हिल गई जब दूसरी बार गर्भवती होने पर अनुराधा ने बच्चे को जन्म देने से मना कर दिया, जबकि प्रशांत चाहता था कि इस बार अनुराधा बच्चे को जन्म दे। लेकिन प्रशांत के चाहने से क्या होता, बच्चा तो अनुराधा को पैदा करना था और वो इसके लिए तैयार नहीं थी। अंततः चली भी अनुराधा की। इस बार भी उसने गर्भपात करा दिया। अनुराधा के दोबारा गर्भपात कराने से प्रशांत का मन अशांत रहने लगा। अब वो अनुराधा से थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। अनुराधा का व्यवहार भी अब प्रशांत के प्रति काफी बदल गया था। वो प्रशांत का ख्याल रखने के बजाय हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। साथ ही प्रशांत से बातचीत करने के बजाय हरदम मोबाइल पर लगी रहती थी। अगर प्रशांत मना करता तो वो उस पर गुस्सा हो जाती। वो यहाँ तक कह देती कि फोन मेरा है, पैसा भी मेरा खर्च हो रहा है, तुम्हें इससे क्या मतलब, जब तक मेरा मन करेगा बातें करूंगी। इधर अनुराधा छोटी छोटी बातों में प्रशांत से उलझने लगी थी। पत्नी के इस व्यवहार से प्रशांत काफी परेशान रहने लगा था। दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी थी। अनुराधा की बेरुखी की वजह से प्रशांत का विश्वास डगमगाने लगा था। उसे अनुराधा के चरित्र पर भी संदेह होने लगा था, क्योंकि उसका स्वभाव काफी बदल गया था। छुट्टी के दिन भी वो घर पर नहीं रहती थी। प्रशांत को लगा था कि अनुराधा का उससे मन भर गया है, इसलिए वो उससे छल कर रही है। पूना आने के बाद उसमें जिस तरह बदलाव आया था, प्रशांत स्वयं को उस तरह नहीं बदल सका था। 25 जून को अनुराधा ने प्रशांत से अपने लिए एक नई सोने की चेन बनवाने को कहा। प्रशांत ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अनुराधा जिद पर अड़ गई। उसने कहा कि वो पैसे के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रख देगी। प्रशांत को पत्नी की ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसकी जिद के आगे वो हार गया और उसके साथ गहनों की दुकान पर जाना पड़ा। अनुराधा ने दुकान पर मंगलसूत्र गिरवी रखकर चेन खरीद ली। उसकी इस हरकत से प्रशांत को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उसकी बात को ना समझती थी और ना ही महत्व देती थी। मंगलसूत्र जिसे सुहागिन हमेशा गले से लगाए रखती है, चेन के लिए उसने गिरवी रख दिया था। प्रशांत अपमान का घूंट पीकर रह गया। अनुराधा से उसने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि इससे घर का माहौल खराब होता। प्रशांत 200 रुपए प्रति शिफ्ट किराए पर लेकर ऑटो चलाता था। अगले दिन 10 बजे उसने अनुराधा को शोरूम पहुंचाया और रात 10 बजे घर ले आया। अनुराधा के व्यवहार से परेशान प्रशांत उस दिन ठीक से कमाई नहीं कर सका, जिसकी वजह से ऑटो का किराया नहीं दे पाया। किराया जमा न होने की वजह से अगले दिन मालिक ने उसे ऑटो चलाने के लिए नहीं दिया। अगले दिन रात 8:30 बजे अनुराधा ने प्रशांत को फोन किया कि वो अरोरा टावर के पास खड़ी है, ऑटो लेकर आ जाए। प्रशांत को उस दिन ऑटो मिला ही नहीं था। इसके बावजूद उसने कुछ नहीं कहा और अपने एक दोस्त पिंटू के ऑटो से अनुराधा को लेने जा पहुंचा। प्रशांत को पिंटू के साथ देखकर अनुराधा भड़क उठी। तुम्हारा ऑटो कहाँ है जो तुम दूसरे का ऑटो लेकर आए हो? प्रशांत तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पिंटू ने कहा धंधा ना होने की वजह से प्रशांत ऑटो का किराया नहीं जमा कर पाया, इसलिए मालिक ने ऑटो नहीं दिया है। लेकिन अनुराधा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने प्रशांत को खूब खरी खोटी सुनाई। प्रशांत ने अनुराधा से काफी मिन्नतें की कि वो झगड़ा ना करे, लेकिन अनुराधा ने उसकी एक ना सुनी। वो पूरे रास्ते प्रशांत को उसके दोस्त के सामने ही अपमानित करती रही। प्रशांत ने अनुराधा को घर छोड़ा और पिंटू के साथ वीटी कवड़े रोड स्थित कमला शंकर होटल गया और वहां से अपने तथा अनुराधा के लिए खाना ले आया। खाना खाने के बाद अनुराधा फोन पर बातें करने लगी। उस समय रात के 11 बज रहे थे। फोन पर बातें करते करते उसने प्रशांत से आइसक्रीम लाने को कहा, लेकिन आइसक्रीम की दुकान बंद थी। तब अनु ने उसे कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए पूना रेलवे स्टेशन भेजा। प्रशांत रेलवे स्टेशन से उसके लिए माजा की बोतल ले आया। प्रशांत भाग भाग कर सामान लाता रहा और वो बैठी फोन पर बातें करती रही। माजा पीने के बाद अनु ने प्रशांत से बड़ी सौंप लाने को कहा। इस पर प्रशांत को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन घर का माहौल खराब ना हो इसलिए वो बड़ी सौंप लाने के लिए पूना रेलवे स्टेशन चला गया। तब तक रात के 12:30 बज गए थे। प्रशांत जब बड़ी सौंप लेकर लौटा तब भी अनुराधा फोन पर बातें कर रही थी।
इस बार प्रशांत सीधे घर के अंदर आने के बजाय दरवाजे की ओट में खड़ा होकर उसकी बातें सुनने लगा कि वो किससे क्या बातें कर रही है। अनुराधा फोन पर कह रही थी, ठीक है, कल सुबह हम निकल चलेंगे। इसके बाद अनु चुप हो गई। शायद वो सामने वाले का जवाब सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रशांत को मैं संभाल लूंगी। अगर उसने कोई नौटंकी की तो उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दूंगी। कहूंगी कि 3 सालों से मुझे बंधक बनाकर मेरे साथ बलात्कार कर रहा है। उसके बाद उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो वहीं पड़ा सड़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ उसे छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। अनुराधा की ये बातें सुनकर प्रशांत हैरान रह गया। जिसे उसने तन मन से प्यार किया था, जिसके लिए घर परिवार छोड़ा, जिसकी सुख सुविधा का हर तरह से ख्याल रखा, आज वही ना जाने किसके साथ उसे छोड़कर भाग जाना चाहती है और झूठी शिकायत करके उसे जेल तक भिजवाने को तैयार थी। अनुराधा की इन बातों से उसे बहुत दुख हुआ। अंदर आकर उसने कहा, इतनी देर से तुम किससे बातें कर रही थी? कौन है वो जिसके लिए तुम मुझे जेल भिजवा रही हो? प्रशांत के सवालों का जवाब देने के बजाय अनुराधा आपा खो बैठी। उसने कहा, मैं किससे क्या बातें कर रही हूँ, तुमसे क्या मतलब? तुम अपना देखो। ये देखने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। क्यों जरूरत नहीं है? तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मेरा हक बनता है तुमसे पूछने का। प्रशांत ने कहा। तो अनुराधा गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए चिल्लाने लगी, हक की बात करते हो? कभी शीशे में अपनी शक्ल देखी है? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब हक जमा रही हो। तुम्हें प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी वजह से माँ को छोड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे लायक नहीं हो। अनुराधा ने प्रशांत के कॉलर को इस तरह पकड़ रखा था कि वो छुड़ाने से भी नहीं छोड़ रही थी। काफी कोशिश करने के बाद भी जब अनु ने प्रशांत का कॉलर नहीं छोड़ा तो उसे भी गुस्सा आ गया। वो अनुराधा का गला पकड़कर दबाने लगा ताकि वो उसका कॉलर छोड़ दे, लेकिन दबाव पड़ने की वजह से अनुराधा की सांसें रुक गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब प्रशांत को पता चला कि अनु मर गई है तो उसके होश उड़ गए। वो सिर थामकर बैठ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह से हत्यारा बन जाएगा। कुछ देर तक वो उसी तरह बैठा रहा। इसके बाद वो बाहर आकर अनु की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा। इसी चक्कर में वो पूरी रात सो ना सका। सुबह उसने अनुराधा के गले से सोने की चेन उतारी और 8 बजे के आसपास ऑटो स्टैंड हटसर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त महेश रंगोजी से हुई। उसके साथ चाय नाश्ता करके वो उसे लेकर वीटी कवड़े रोड स्थित धन लक्ष्मी ज्वेलर के यहाँ गया, जहां उसने वो चेन 16,900 रुपए में ये कहकर बेच दी कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इस समय वो लातूर स्थित उसके गांव में है। उसके इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। चेन बेचने के बाद महेश रंगोजी तो चला गया। प्रशांत ने वही बाजार से लाल रंग का एक बड़ा सा बैग खरीदा और घर आ गया। उसने अनुराधा की लाश को उसी में ठूस कर भरा और ऑटो रिक्शा से ले जाकर खराड़ी गांव के पास फेंक आया। प्रशांत को विश्वास था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन जब पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की तो वो डर गया। उसने सोचा कि अब उसका पूना में रहना ठीक नहीं है। पुलिस कभी भी उस तक पहुंच सकती है, इसलिए वो अपना सामान और पैसे समेटने लगा। 2 जुलाई को प्रशांत ने अपने मकान मालिक दीपक जाधव से कहा कि उसकी पत्नी गांव चली गई है। अब वो भी हमेशा के लिए गांव जाना चाहता है, इसलिए वो 1 महीने का किराया काटकर उसका डिपॉजिट वापस कर दे। मकान मालिक से बात करने के बाद उसने अपना सारा सामान अपने दोस्त पिंटू के यहाँ भिजवा दिया। उसी बीच अनुराधा शोरूम पर नहीं गई तो प्रशांत के पास फोन आया। प्रशांत ने उन्हें बताया कि अनुराधा की बड़ी बहन की तबीयत खराब है, इसी चलते वो गांव चली गई है। अब उसका काम करने का कोई इरादा नहीं है। उसे पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए वे उसका बकाया वेतन दे दे तो बड़ी कृपा होगी। शोरूम की ओर से पैसे देने के लिए कहा गया तो प्रशांत ने अपने दोस्त पिंटू को फोन किया, लेकिन पिंटू उस समय बारामती में था। इसलिए अनु का वेतन लाने के लिए उसने महेश रंगोजी को फोन किया। महेश जाकर अनुराधा का बकाया वेतन ले आता। उसके पहले ही व्हाट्सएप पर अनुराधा की लाश की फोटो आ जाने से शोरूम वालों को सच्चाई का पता चल गया और उन्होंने महेश को पकड़कर लश्कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से पत्नी की हत्या करने वाला प्रशांत भी पकड़ा गया।
प्रशांत सूर्यवंशी के बयान के आधार पर अनुराधा की हत्या का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करके अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। महेश निर्दोष था, इसलिए पुलिस ने उसे छोड़ दिया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।